हाय गाइस, दिस इज़ मनोज गुप्ता। और आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि बोइंग 737 मैक्स 8 सीरीज़ जो बैन हो गई थी 2019 में, अभी दोबारा से रिज्यूम हो गई है। इसी साल फरवरी में इथोपियन एयरलाइंस ने भी उसको रिज्यूम कर दिया और सिंगापुर एयरलाइन ने पहले ही इसी साल जनवरी में रिज्यूम कर दिया था। आज की वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि जो दो क्रैशेज़ हुए लायन एयरलाइंस और इथोपियन एयरलाइंस की, उसके पीछे पर्टिकुलर रीज़न क्या था एक्चुअल में और कैसे उसको सही किया गया था। अगर मैं इस सीरीज़ की प्लेन्स की बात करूं मैक्स 8 की, तो ये 2011 में लॉन्च हुआ था एंड इट वाज क्लेम टू बी मोर अपडेट ऑफ इट्स हाई सेलिंग मॉडल। पायलट को भी काफ़ी ज़्यादा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं था इसका फ्लाई करने का, तो एक मिनिमल ट्रेनिंग थी। जो 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 फ्लाइट मैक्स 7 ऑलरेडी रन कर रहे थे, उनको एक मिनिमल ट्रेनिंग दी जा रही थी और वो मैक्स 8 ईजिली ऑपरेट कर लेते थे। जो ये मैक्स 8 न्यू मॉडल था, इट वाज अ मोर फ्यूल इफिशिएंट देन प्रीवियस मॉडल। अब इसमें मैक्स 7 से मैक्स 8 में अपडेट क्या था कि इसकी इंजन अपडेट की गई थी। अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे जिगजैग शेप बना हुआ है और सिमिलरली विंग्स में भी एक ऐसा शेप बना हुआ है जो इस सीरीज़ की प्लेन में ही देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज़ द पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन टू नो दैट दिस इज़ मैक्स 8 सीरीज़ एयरप्लेन्स। तो आगे बढ़ने से पहले हमें दो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, एंगल ऑफ अटैक एंड स्टॉल। तो ये हमें समझना पड़ेगा। दिस इज़ द टेक्निकल थिंग्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एयरप्लेन में। तो एंगल ऑफ अटैक क्या होता है? जब भी प्लेन टेक ऑफ करता है, नोज अप रहता है और नोज और एयर फ्लो के बीच में जो एंगल बनता है, डेट इज एंगल ऑफ अटैक। और स्टॉल क्या होता है कि एंगल ऑफ अटैक एक पर्टिकुलर एंगल पे हम करते हैं तो ये अप हाई एल्टीट्यूड अप अचीव होता है। बट एक ऐसा कंडीशन आ जाए, जैसे इसमें देख रहे हैं हम कि एंगल ऑफ अटैक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एंड एट दैट पॉइंट एयरप्लेन कंट्रोल खो देगा और एक सडन डिक्रीज होएगा एल्टीट्यूड में। द स्टॉल is a breakdown of the smooth airflow over the wing into a turbulent one, resulting a decrease in lift. The lift will no longer fully support the airplane's weight and the airplane sink. Sudden decrease होएगा altitude में and the airplane will be sink. तो that उस पोजीशन को स्टॉल कहते हैं कि जहाँ एयरप्लेन अपना कंट्रोल खो दे, एल्टीट्यूड बहुत ही सडन डिक्रीज हो जाएगा। तो आगे चलते हैं क्रैश की स्टडी पे। 2018 अक्टूबर 29 को लायन एयरलाइन क्रैश हुई थी
फ्लाइट 610, टोटल 189 कैजुअलिटीज़ हुई थी। अब क्रैश से पहले द पायलट हैड इन्फॉर्म द कंट्रोल रूम दैट द एयरप्लेन वाज नॉट एबल टू पिक अप एल्टीट्यूड एंड फॉलोड एन irregular high pattern, but within 12 minutes of takeoff the plane had crashed. जो पायलट थे बार बार एल्टीट्यूड अचीव करने के लिए नोज अप करते थे, बट जो उसमें ऑटोमेशन था वो बार बार नोज डाउन करता था। और अगर हम एफडीआर की बात करें तो एफडीआर में भी सेम चीज़ वही दिख रहा था कि बार बार फ्लाइट एल्टीट्यूड अचीव कर रहा था, देन सडन डाउन अचीव करता था, फिर डाउन। एफडीआर की डाटा देख के ऐसा लग रहा है कि द पायलट वाज स्ट्रगलिंग टू अचीव द एल्टीट्यूड टू अटैक द नोज अप, बट जो ऑटोमेशन था वो डाउन कर देता था, जिसकी वजह से विद इन अ 12 मिनट दिस एयरलाइंस वाज क्रैश्ड। ये एफडीआर जो है मैं बता दूं, ये 2 ब्लैक बॉक्स लगे होते हैं हर एक प्लेन में। ब्लैक बॉक्स नाम से है ब्लैक, बट ये ऑरेंज होता है। और एफडीआर क्या है, एक्चुअली पूरा नाम इसका डीएफडीआर है, डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। एक तो ये ब्लैक बॉक्स हो गया, दो सेकंड वन होता है सीवीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। डीएफडीआर का काम क्या होता है कि डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड सारा करता है, टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक की। और सीवीआर जो है वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट में क्या चीज़ें बात हो रही हैं, पायलट एटीसी को क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, एटीसी पायलट को क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, पायलट को पायलट से क्या बात कर रहा है, तो ये सब वॉइस की रिकॉर्डिंग सीवीआर ब्लैक बॉक्स में होती है। अब 2019 में अगर बात करें 10 मार्च, तो इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 क्रैश हुई थी। टोटल 157 कैजुअलिटीज़ हुई थी इंक्लूडिंग क्रू मेंबर। और ये जो दोनों क्रैशेज हुए मेयरली 5 मंथ के गैप में ही हुए। और एंड द बोथ द क्रैशेज हैपन मिनट्स आफ्टर द टेक ऑफ के बहुत ही जल्दी ही क्रैश हो गए थे ये। द पायलट वर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम काज्ड बाय एमकैस एंड वर एबल टू डिसएनेबल the MCAS, but it was too late to have saved the plane. इथोपियन के केस में पायलट को पता चल गया था कि प्रॉब्लम जो है नोज जो बार बार डाउन हो रही है ये एमकैस की वजह से है, बट उसको डिसएनेबल करने में पायलट को काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था एंड रिजल्ट में क्रैश हो गई थी प्लेन। इथोपियन एयरलाइंस की भी अगर फ्लाइट डाटा देखें तो बार बार एल्टीट्यूड अप डाउन होता था, चूँकि सेम केस था इसमें भी। पायलट बार बार फाइट कर रहा था नोज अप करने के लिए ताकि एल्टीट्यूड अचीव कर पाए, बट जो ऑटोमेशन सिस्टम था फ्लाइट का वो बार बार नोज डाउन करता था और एक समय जाके फिर क्रैश हो गई थी। तो अब ये बार बार एम कैस आ रहा है। एम कैस एक्चुअली है क्या, और इसको इस सीरीज़ के प्लेन जो थी मैक्स 8 में जो लॉन्च हुआ था इसी में क्यों लाया गया था, इसके पीछे ज़रूरत क्या थी। हमें ये तो पता है कि एम कैस की वजह से क्रैश हुए थे, बट एम कैस लाने का पर्पज़ क्या था इस सीरीज़ की प्लेन में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। सो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, it was found out in 2018 a number of pilots in the US had complained about 737 MAX 8 suddenly nosing down। US से भी बार बार कंप्लेन आ रही थी नोजिंग डाउन की। Thus problem with the MCAS was responsible for pushing the plane down during flight was detected। Most pilots said that they have provided within a with a 2-hour training material but that did not include procedure to handle the MCAS। जैसा मैंने बताया था शुरू में ही कि मैक्स 7 से मैक्स 8 ऑपरेट करने के लिए बहुत ही मिनिमल ट्रेनिंग दी जाती थी बोइंग की तरफ से, जो कि 2 घंटे की थी, लेकिन उस ट्रेनिंग में कहीं MCAS का जिक्र नहीं था। बिकॉज बिफोर एयरलाइन क्रैश
Pilot was not aware about the MCAS. As per Boeing, it was not a required item for pilot to know. Boeing का ऐसा मानना था कि MCAS ये सिस्टम लगा दिया गया था और ये अपना काम करेगा, पायलट को उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर लायन एयरलाइन क्रैश, अक्टूबर 29 को लायन एयरलाइन क्रैश हुआ था। 6 से 7 नवंबर के बीच में एक EAD इमरजेंसी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव की ट्रेनिंग दी गई, FAA इशू किया था, जो कि इसमें ये बताया गया था कि MCAS के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको सही कैसे करें, उसको डिसेबल करें, कैसे करें। ये 6 to 7 नवंबर के बीच में ट्रेनिंग मैनुअल दे दिया गया था पायलट को। बट अनफॉर्चुनेटली 10 मार्च 2019 को इथियोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 क्रैश हुई थी। यहाँ पे पायलट को पता चल गया था कि MCAS में प्रॉब्लम है, उसको डिसेबल करना है, बट काफ़ी लेट हो गया था पायलट की तरफ से उसको डिसेबल करने में। और डिसेबल करने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, जो वो भी एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो कुछ इश्यूज थे, इसकी वजह से लेट हुए थे पायलट को, वो आगे हम समझेंगे। 3 लेवल ऑफ ऑटोमेशन होते हैं फ्लाइट में, नॉर्मल, अल्टरनेट एंड डायरेक्टिव। डायरेक्टिव में क्या होता है, डायरेक्ट इनपुट फ्रॉम पायलट टू एयरक्राफ्ट। अगर कोई भी इनपुट पायलट देते हैं तो वो डायरेक्ट जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो एक्सेप्ट कर लेगा। अल्टरनेट में क्या है, सम ऑटोमेशन। अगर कुछ इनपुट गलत इनपुट दे दिया पायलट ने तो जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो उसको एनालाइज कर लेगा कि दैट दिस इनपुट इज रॉन्ग एंड वो करेक्ट एक्शन ही लेगा। दिस इज अल्टरनेट मोड ऑफ ऑटोमेशन। अब आता है नॉर्मल। नॉर्मल में क्या, फुल ऑटोमेशन। कोई भी इनपुट दिया तो उसको एनालाइज करेगा क्या ये सही है या गलत। अगर पायलट सही भी इनपुट दे रहा है और ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम को लगता है कि नहीं ये गलत है, तो वो उसको बाइकआउट कर देगा। यही चीज़ हुई थी इथोपियन एयरलाइन में और लायन एयरलाइन में। पायलट बार बार इनपुट दे रहा था कि नोज अप करो, बट उसका ऑटोमेशन सिस्टम जो था वो नोज को डाउन करता था, क्योंकि एक प्रोब लगा था जो एंगल ऑफ अटैक ऑटोमेशन कंप्यूटर को बताता है कि एंगल ऑफ अटैक है क्या। जो प्रोब थे इस प्लेन के, दोनों के केस में प्रोब में प्रॉब्लम आ गई थी। इथोपियन एयरलाइन में क्या हो गया था कि आइसिंग हो गई थी, उस पर बर्फ़ जम गया था प्रोब में, और एंगल ऑफ अटैक की एक निडल होती है जो एयर फ्लो से घूमती है, तो वो डाटा जो ऑटोमेशन सिस्टम को जाता था वो गलत जाता था। जैसे यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये प्रोब है, यहाँ पे लगा होता है, और ये निडल होती है जो एयर फ्लो से घूमती है। अब जैसे एयर फ्लो है, एक्चुअल पोजीशन यहाँ है, यहाँ पे घूम के गई, मीन्स जो बीच में एंगल बना डेट इज एंगल ऑफ अटैक। और ये प्रोब ऑटोमेशन सिस्टम को इसको इन्फॉर्म करता है कि करंट में एंगल ऑफ अटैक कितना है। अब चूंकि ये निडल पे बर्फ़ जम गई थी तो ये घूम ही नहीं रहा था, तो बार बार ऑटोमेशन सिस्टम यही समझ रहा था कि नोज डाउन है, सॉरी नोज अप है और इसको डाउन करना है, बट पायलट उसको बोलता था नहीं नोज अप करना है बिकॉज वी हैव टू गेन एल्टीट्यूड। MCAS system automatically swells the horizontal tail to move the nose down. In the Lion Air crash, the angle of attack sensor fed false information to the flight computer. जब नोज डाउन करना होता है तो हॉरिजेंटल अप या डाउन दोनों के केस में हॉरिजेंटल टेल को मूव करना पड़ता है और विंग्स को। तो MCAS क्या करता था, नोज डाउन करने के लिए हॉरिजेंटल टेल को स्विंग कर देता था। अब आता है कि MCAS की ज़रूरत क्यों पड़ी लगाने के लिए। मैक्स 8 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था MCAS, ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो जो इंजन अगर आप देखें इस सीरीज़ की प्लेन की, तो इंजन जो है विंग्स से
ऊपर थी। अब चूंकि मैक्स 7 से मैक्स 8 में अपडेट जो हुआ था सिर्फ इंजन को लेके ही हुआ था। स्ट्रक्चरल जो शेप था उस प्लेन का वो मैक्स 7 के हिसाब से था। तो अब चूंकि इंजन विंग से ऊपर है तो एट फुल थ्रस्ट लाइक ड्यूरिंग टेक ऑफ द नोज टेंडेड टू पॉइंट टू फार अपवर्ड विच कुड लीड अ स्टॉल। ये टेक ऑफ जब फुल थ्रस्ट टेक ऑफ के टाइम पे फुल थ्रस्ट रहता है तो उस पर क्या था, इसकी टेंडेंसी होती थी कि अप नोज अप ही रहे, काफ़ी ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक अचीव करता था ये फुल थ्रस्ट पे। तो दिस वाज अ प्रॉब्लम बिकॉज दीज प्लेन्स वर सपोज टू बिहेव exactly like the old ones. So Boeing come up with the work around, instead of re-engineering the plane they installed software MCAS। अब री इंजीनियरिंग उसकी पूरी की जाए उसके शेप की, एक सॉल्यूशन ये था। दूसरा सॉल्यूशन ये था कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया जाए जो ऑटोमेटिकली उसके नोज अप के केस में नोज को डाउन करता रहे। तो MCAS सॉफ्टवेयर इन्होंने इंस्टॉल किया that automatically push the nose downward if the pilot flew the plane at too high of an angle। तो इसका काम MCAS का यही था कि अगर नोज अप है तो उसको डाउन करता रहे। जैसे ये फ्लाइट पाथ ये है, सेफर जोन ये है, टू हाई लेवल ये है। तो अब इस केस में MCAS जो है वो उसको सेफर जोन में ही रखता था। ये ऑटोमेटिक होता था ये सॉफ्टवेयर की तरफ, पायलट का कोई इस पर कंट्रोल नहीं था। और नहीं बिफोर एयरलाइन के क्रैश के पहले पायलट को पता भी था कि ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस वीडियो से हमें पता चला कि MCAS में प्रॉब्लम तो थी। प्रॉब्लम क्या थी कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि पायलट का उस पे कोई कंट्रोलिंग नहीं था, उसको डिसेबल करने का कोई कंट्रोल नहीं था बिफोर एयरलाइन क्रैश। और दूसरी चीज़ MCAS लगाया क्यों गया था। इवन मुझे भी पता था कि MCAS में प्रॉब्लम थी, MCAS की वजह से क्रैश हुआ था, बट MCAS लगाने का पर्पज़ क्या था ये चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही थी। तो मुझे भी पता चला तो मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के के लिए एक वीडियो बनाया जाए। सो थैंक यू। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन से कुछ चीज़ें हमें पता चली होंगी, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, न्यू मिली होंगी। थैंक यू।